नमस्कार, फोकस में आपका सभी का स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है एक अजब बांध का विवाद, एक डैम को लेके जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है दो दक्षिण भारतीय प्रांतों में, केरल और तमिलनाडु के बीच में। मुल्ला पेरियार डैम के भविष्य को लेके कि वो दोबारा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ये मुद्दा पानी के बंटवारे का है कि बांध की सुरक्षा का है, और इसके पीछे क्या राजनीति हो रही है कि लोगों की जेन्युइन चिंताएं, असल कंसर्न्स उसके पीछे जुड़ी हुई हैं। यही आज हमारी चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में भाग लेने के साथ हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार हैं। वी वेंकटेशन साहब जो डेप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन मैगजीन के, जानी पहचानी हिंदू ग्रुप की जो पत्रिका है। के जी सुरेश साहब हैं जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में बहुत लंबे समय से हैं। यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में केरल का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि बुनियादी रूप से केरल से आते हैं। और आर राजगोपालन साहब हैं, अगेन एक सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे इस कार्यक्रम में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका केस रखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले शुरू वेंकटेशन आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे तटस्थ की भूमिका में, एक न्यूट्रल रेफरी की भूमिका में है। 115 साल पुराना बांध, 999 साल की लीज केरल के और तमिलनाडु के बीच हुई है। मद्रास प्रेसिडेंसी जब होती थी 19वीं शताब्दी के अंत में बना हुआ बांध है ये। उसका पानी रायपेरियन स्टेट केरल है, मतलब पानी की उपज उत्पन्न वहां से होता है, जाता तमिलनाडु की 3-4 बहुत उपजाऊ जिलों में है, वहां की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। केरल के लोगों को चिंता है बांध की सुरक्षा की कि कहीं अगर वो डूबा, खतरा पैदा हुआ तो किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस कहानी में, क्योंकि आप ज्यादा समझते हैं मुझसे, कोई और ऐसा बुनियादी तथ्य है जो हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को मालूम होना चाहिए? कोई और सेलिएंट फीचर इस स्टोरी का? ऐसा है, इस मुद्दे में तमिलनाडु का जो क्लेम जो है वो प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ये समझौता के वजह से उनका फायदा हुआ है शुरू से ही। ये 1896 में एग्रीमेंट के बाद जब डैम चालू हुआ था, उसके बाद 1970 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। 1970 में केरल में अखबारों में छापना शुरू किया था कि इसमें क्रैक्स है, लीक्स हो रहा है, और जब भी भूकंप होगा नुकसान होगा, केरल को नुकसान होगा, ऐसा आशंका आया था। तो उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन ने कमेटी भेज के उसको एग्जामिन किया। और 1970 उसके पहले 1970 में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। 1895 के पहले जो एग्रीमेंट शुरुआत में हुआ था, उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट 1970 में हुआ था। 1970 में केरल और भी एग्रीमेंट तैयार था पानी देने के लिए तमिलनाडु को, ये बिजली उत्पन्न के लिए। जो 19th सेंचुरी में जो समझौता हुआ था, उस समझौता के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा मैं। ये केरल गवर्नमेंट उस समय ट्रावेनकोर प्रिंसिपल स्टेट था, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। 999 साल की लीज मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ, जो एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी। मैं एक छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत तारीखी समझौता है, बहुत उलझन और पेचीदा समझौता है, दोनों तरफ कई बातें होंगी जो हमारे दोनों साथी यहाँ पे बताएंगे। लेकिन एक बात, अभी जो एक बांध को लेके जो फिल्म बनी थी उसको लेके भी बड़ा भारी एक चर्चा हुई थी, और उसी की वजह से कहीं दोबारा ये मामला फोकस में आया है, सबकी नजरों में, सुर्खियों में छाया है। ये फिल्म का क्या किस्सा है? फिल्म एक्चुअली इस मुद्दे के बारे में कुछ बोलती नहीं है। वो बेसिकली अबाउट अ लव स्टोरी, तो इस मुद्दे में कोई संबंध नहीं है, फिर भी तमिलनाडु ने उसको बैन किया है। मेरे ख्याल में वो सही नहीं था। लेकिन लेकिन फिल्म में डैम टूटने की और उससे जो खतरा उत्पन्न हो सकता था उसके बारे में दिखाया गया, लेकिन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में इतना डिटेल नहीं गया है, ऐसा सुना था। मैंने देखा नहीं फिल्म को, लेकिन ऐसा सुना है। चलिए, ओके, हम आते हैं राजगोपालन साहब के पास, क्योंकि हमारे तटस्थ रेफरी ने भी थोड़ी तमिलनाडु को सपोर्ट किया उन्होंने। तमिलनाडु को सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे लगा कि तमिलनाडु को कम सपोर्ट किया, केरल को सपोर्ट किया। तो राजगोपालन साहब, आप बताइए कि ये किस्सा क्या है, माजरा क्या है, क्या क्योंकि हमारे देश में हर चीज को लेकर विवाद होता है, और पानी तो खासकर एक बड़ा मुद्दा है।
पंजाब हरियाणा के बीच में इराडी वाटर ट्रिब्यूनल, बड़ा लंबा किस्सा चला। कावेरी विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। अब ये मुल्ला पेरियार डैम को लेकर जो संकट उत्पन्न हो रहा है केरल और तमिलनाडु के बीच में, तो बुनियादी जड़ क्या है इस बात? बुनियादी जड़ है राजनीति के, शिवस्वा जी। इसमें जो अभी तमिलनाडु में ये क्यों इस फिल्म का बंद किया है, बैन किया है, उसमें पिछले ये डैम 999 करके है, क्योंकि 999 ये 1000 साल तक उनको जो लंबी सी लीज देने वाले, उसी के लिए रिफ्लेक्ट किया है वो टाइटल में, इसीलिए आक्रोश हुआ है। जो तब भूकंप है सिर्फ केरला में फटेगी, इसका मतलब ये नहीं है तमिलनाडु में बंद नहीं करेगी। तमिलनाडु को भी कम से कम वो भूकंप का 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक उसको इम्पैक्ट पड़ता है। ये केरला जानबूझ करके इस समय पर सिर्फ कांग्रेस एडीएमके के झगड़ा रूप में, कांग्रेस में जो तमिलनाडु कांग्रेस लोग भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन केरला कांग्रेस, ये राजनीतिक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन राजनीति के ऊपर है। स्पेशली कौन किसके खिलाफ राजनीति कर रहा है? जब आप कह रहे हैं दोनों तरफ के कांग्रेसी एक है, इसमें मुझे बोलना नहीं बोलना ये भी नहीं पता है। ये पार्लियामेंट सेशन होने के पहले ये फिल्म रिलीज हुई, उसी में गर्मा गर्मी पकड़ी है। जैसे अभी कोलावेरी का सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग चल रही है तमिलनाडु में, ऐसे ये भी गर्म पकड़ गया है। तमिलनाडु बैन किया, इसमें आक्रोश हो गया, लेकिन ये लीगल मामला है। लीगल मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कल एफिडेविट फाइल किया है। आने वाले परसों नरसों में सुप्रीम कोर्ट लेने वाली है। इसमें जो प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल पॉलिटिकल इम्पैक्ट तमिलनाडु को ऊपर पड़ेगी। अभी खत्म हुआ असेंबली इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस तो उधर सफाई हो गया है, लेकिन उसको रिवाइव करने वास्ते कांग्रेस भी इस मुद्दा को उठाएगी। लेकिन एडीएम के पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जयललिता ने सोच समझ करके इसको आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में आकर के रोका है, क्योंकि 2 लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को जयललिता ने, उसको जवाब ठीक से नहीं मिली है। इंस्टेड ऑफ केरला को बंद करने के अलावा केंद्र सरकार ने भी तमिलनाडु के ऊपर टोकने लगी हैं। इसको दूसरी पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जयललिता को जो स्पीच है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहे हैं, प्लस केंद्र सरकार को यूपीए 2 को उन्होंने टोक रही थी। इसको पूरी की पूरी 1 2 3 डॉट को जोड़ने लगेंगे, जयललिता को माइंडसेट पता लगेगी। ये बिल्कुल पॉलिटिकल मामला है। ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मामला है। कोलावरी की जो धुन बनाई है रजनीकांत के दामाद ने, धनुष ने, अपनी फिल्म के लिए, उसमें एक अलग तरह की गर्मी है, उसमें एक अलग तरह का करंट है जो बड़ा पॉजिटिव है और देश भर को कहीं जोड़ रहा है। तमिल टैंग्लिश कहीं पॉपुलर हो रही है, लोकप्रिय हो रही है, लेकिन ये मुद्दा जो है मुल्लापुरा डैम का, ये कहीं बांट रहा है लोगों को और एक विवाद क्रिएट कर रहा है। आपके हिसाब से सुरेश क्या मुद्दा है? जरा बड़ी तस्वीर में देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं उलझे। बड़ी तस्वीर देखें कि बात पानी की है कि सुरक्षा की है, सेफ्टी की है। बिल्कुल, देखिए पानी मिलना चाहिए, तमिलनाडु को पानी मिलना चाहिए, लेकिन केरल के जो जनता है उनका सुरक्षा जो है पूरी तरह ध्यान रखना है। तमिलनाडु सुरक्षा भी है सुरेश जी। ये जो डैम जो है, जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। ये जो फिल्म की तरफ इशारा कर ये तो पूरे विषय को भटकाने वाली बात है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अभी जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया है, उसमें खुद माना है कि 4 भूकंप के झटके लगे हैं। उन्होंने खुद माना है, भले केरल ने 36 कहा हो, लेकिन 4 तो तमिलनाडु ने खुद माना है। जब आप एक सेस्मिक जोन में हैं, और यह सबसे ताज्जुब की बात है कि केरल प्रदेश के अंदर डैम है और केरल नहीं फैसला कर सकता कि उस पर क्या करना चाहिए। यह बरतानी हुकूमत का एक लेगेसी था कि 999 साल के लिए एक लीज लिया जाता है। केरल के अंदर का जमीन जो है 8,000 एकड़ जमीन, उस पर पूरा कब्जा तमिलनाडु का है। तमिलनाडु फैसला करेगी, मतलब उसमें कितना पानी होना चाहिए, वो बांध का पूरा संचालन जो है वो तमिलनाडु के हाथ में है। केरल ने इन विषयों पर कुछ नहीं कहा। केरल ने कहा नया बांध बनेगा तब भी आपको ही मिलेगा। और याद रखिए, एक दुनिया के सबसे पुराने बांध में से एक है। क्यों ऐसा हो रहा है? आज अमेरिका में 1000वां बांध अभी हाल ही में जो है डीकमीशन किया गया। बांध की एक अच्छे वेल डिजाइंड बांध का भी जो जीवन है, लाइफ जो है, लाइफ सिर्फ 50-60 साल का होता है, और यहां आप 105 साल पार कर चुके हैं। और उसके बाद उसको आप सिर्फ ये कहना है कि वो सेफ है क्योंकि आपने उसमें कंक्रीट डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया। अरे 105 साल पुराना टेक्नोलॉजी है।
और उसमें आप उसको हटा के नया बांध की बात कर रहे हैं। पानी देने नहीं देंगे ये नहीं कह रहा है केरल, कह रहा है कि आपका पानी का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारे जनता का सुरक्षा जो है वो आप देखिए। मतलब केरल के जमीन पर जो बांध है उस पर केरल गुजारिश कर रहा है कि कृपया हमको जो है एक बांध बनने दीजिए, और तमिलनाडु कह रहा है नहीं, आपके जमीन पर हम दूसरा बांध बनने नहीं देंगे, आपकी जमीन पर जो बांध है वो भी हमारा है, उस पर जो है पूरा फैसला हम लेंगे। ठीक है राजगोपाल, ठीक है सुरेश जी, आपकी बात हमें समझ में आ रही है। देखिए मुद्दे दो हैं। एक मुद्दा तो यह है कि अगर बांध नया बनता है और उसकी वजह से अगर पानी का रास्ता रुकता है तमिलनाडु जाने की, तो कई जिले ऐसे हैं, मदुराई है, कोयम्बटूर है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे प्लीज सही कर दीजिएगा। 5-6 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी उसको पानी नहीं मिलेगी, खेत कैसे करेंगे उधर? लेकिन साथ ही साथ ये नहीं है, भूकंप लेकिन करा रहा है, ये ऐसे नहीं है, कोई भूकंप साथ ही साथ अगर वहां पे किसी भी किस्म का खतरा उत्पन्न होता है इस बांध की वजह से, तो करीब उसके नीचे जो एक और बड़ा बांध है, इदुक्की बांध, दो तीन बांध है, अगर वो उसमें किसी तरह का नुकसान होता है तो 35-40 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे। और ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कल एक वीके कृष्णा अय्यर साहब ने एक लेख लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, जाने माने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, कई विषयों पे उनकी एक निश्चित सोच है, बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए और सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए, कहीं ना कहीं उनकी बात यह है कि वो भी केरल से आते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने बात यही लिखी है कि साहब केरल का जो डिसीजन है वो ज्यादा सही है, क्योंकि सुरक्षा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजगोपालन जी, सुरक्षा को तमिलनाडु भी मानती है, लेकिन कम से कम 8,000 से 10,000 करोड़ तक व्यवसायी यानी एग्रीकल्चर है, उसको नुक्स पड़ेगा। सपोज आप दूसरा बांध बनेंगे, कम से कम 5 नहीं तो 10 साल का अंदर अंदर पानी उधर नहीं मिलेगी, इसीलिए तो झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूं, ये इमोटिव इश्यू है लेकिन सेंसिटिव इश्यू है। इसको लीगल दौर पर, पॉलिटिकल दौर पर, एनवायरनमेंट दौर पर, जिस दौर पर भी देखेंगे नुक्स तमिलनाडु को पड़ेगी। इसीलिए तो तमिलनाडु बार बार बोल रहे, ये बहम फैल रही है केरला सरकार ने, इसको बंद करके तमिलनाडु के अंदर भी 1-2 डैम करके हमको पानी दे दो, क्योंकि केरला से पानी नहीं आते हैं, कर्नाटका से पानी आते हैं, तमिलनाडु को पानी तमिलनाडु के लिए कहना आसान है कि केरल वाले बहम फैला रहे हैं या उनकी बात में इतना तथ्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केरल वाले, चूंकि उनको लगता है, उनको तो ज्यादा डर लग रहा है, तमिलनाडु को आर्थिक नुकसान का डर है, केरल वालों को जान की नुकसान का डर है। तो ये एक छोटी सी बात है। तमिल फॉर एग्जांपल नेपाल में पहाड़ क्षेत्र में बार बार हर महीने में भूकंप तो बोल करके घंटी बजा कर नहीं आती है, अचानक आ जाती है, उसमें कम से कम 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक उसको इफेक्ट पड़ते हैं। तमिलनाडु में सपोज भूकंप होते हैं, केरला में डैम टूटती है, उसको इट्स ऑल नेचर्स गिफ्ट, वी कांट से दैट, नो। सो देयरफॉर ये इमोटिव इश्यू है, इसको केंद्रीय सरकार ने सीरियसली लेकर के तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर का, केरला चीफ मिनिस्टर को बिठा करके एक पॉलिटिकल इंपैक्ट एग्रीमेंट कराना चाहिए, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना। दैट इज व्हाट, कम से कम 8 डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु में लोग अभी पीड़ित हुए हैं, नुकसान है, आक्रोश है, उसको बुझाना पड़ेगा आक्रोश। सुरेश, आप इनकी बात का जवाब दीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो बार बार केरल के लोग कहते हैं कि देखिए अगर बांध नया भी बनता है तब भी हम पानी का सिलसिला जारी रखेंगे कि तमिलनाडु जाता है, ये कैसे संभव है? जब ये बांध रोक दिया जाएगा, नया बनेगा, तो बीच में कैसे जाएगा पानी? देखिए ऐसा है, बीच का ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होगा? तो मैं राजगोपालन जी की बात की जवाब देता हूं, आप जरूर दीजिए, लेकिन मेरी बात का जवाब भी बिल्कुल। और पहले इन्होंने कहा कि हवा फैलाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब फुकुशिमा को लेकर कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में सारा काम रोका गया है कि सुनामी आएगा, अब्दुल कलाम साहब आ गए, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में जो है कुडमकुलम पर जो है काम होने नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि एक हवा बनाया गया है। और उसमें कलाम साहब खुद जो तमिलनाडु के हैं उन्होंने खुद जाके सर्टिफिकेट दिया कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न सरकार वहां के न वहां के आवाम जो है वहां, वो क्यों जायज है, उनका डर जायज है। बस आपने ये बात कही, उनका डर जायज है, उनका डर जायज है, क्योंकि हमारा डर भी जायज है, केरल के लोगों का डर भी जायज है। मुल्ला परियार की बात अगर हुआ है तो वो भी हुआ है, नहीं तो दोनों हुआ, वो दोनों हुआ है, बिल्कुल। और संजीव जी, जहां तक आपने बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बांध के दौरान जो है कुछ बाधाएं जरूर आएंगी, और इसीलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बैठक हो, और एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे तमिलनाडु के लोगों को कम से कम असुविधा हो, और साथ ही जो है केरल के लोगों का जो है सुरक्षा का भी पूरा जो है व्यवस्था किया जाए।
राजगोपालन जी कि हम ऐसा क्यों नहीं कोई डिसीजन लेते जो सबको एक्सेप्टेबल हो? मतलब क्यों नहीं ये सारी जो मुद्दे चलते रहते हैं, आप भी इतने समय से लिख रहे हैं इन विषयों पे, कावेरी पे भी लिखा होगा आपने, कर्नाटक बनाम तमिलनाडु, अब ये मुद्दा बन गया है, सबको अपनी अपनी बात सही लगती है, तो क्यों नहीं ये सब चीजें एक स्टेट सब्जेक्ट की बजाय नेशनल सब्जेक्ट बने, नेशनल रिसोर्स बनाया जाए, जैसे थोड़ी देर पहले सुरेश जी कह रहे थे? वो तो मुश्किल पड़ेगा श्रीवास्तव जी, क्योंकि वो क्षेत्रवाद है, जो इमोटिव इश्यूज है। मैं बार बार ये दोहराना चाहता हूँ, 5 नहीं तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु को, मुल्ले पेरियार को नीचे, उसको तो छोड़ दीजिए, मुल्ले पेरियार को तो मैं आए नहीं जाते। नेपाल में नदी फटती है, बिहार में उसको पहाड़ आ जाते, यूपी में पहाड़ आ जाते, उसको का समस्या किधर? विदेश का पानी इंडिया के अंदर आ जाती है, वो भूकंप में भी वो फटती है, इधर आ जाती है। लोगों ने नेपाल और बिहार के केस की भी इससे तुलना करिए, क्योंकि वो भी राइपेरियन स्टेट है, कोसी का पानी वहां से आता है। तो लेवल एक लेवल नहीं है, ऊपर नीचे है। तमिलनाडु ऊपर है, केरला नीचे है। किस किस क्षेत्र में केरला ऊपर है, तमिलनाडु नीचे, पानी तो एकदम जमीन पर आ जाती है। इट्स नॉट दैट एकदम बराबर स्टेट में। इसमें पॉलिटिकली इसको नजरिया से देखना पड़ेगा, इसको सुलझाव करने के लिए दोनों इमोटिव इश्यूज को ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन ये आग बुझा नहीं सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर अंदर इतना आक्रोश है, पूछिए मत। मुझे इतना टेलीफोन आ रहा है, इतना SMS, इतना MMS करके यूट्यूब में, ट्विटर में सब आक्रोश बढ़ा देते हैं, लेकिन उसको ठंडा करने वास्ते केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी, ये सुप्रीम कोर्ट तो लीगल मामला अलग होगा, जरूर होगा, लीगल इंपैक्ट तो, क्योंकि केरला से 999 बोल करके डराते हैं, वो 999 वो पुराने चीज है। चलिए आप सुरेश जी की पहले की बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने जब कुडमकुलम का एग्जांपल दिया, नहीं, इमोटिव इश्यू है संजीव जी, इमोटिव इश्यू है वो, उनकी बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं। कुडमकुलम फटेगी, जो जापान में उसको नजर है, लेकिन उसको नजरिया तो और सब आके कह चुके हैं वहां। फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो भारत के सबसे जाने माने साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, एटॉमिक एक्सपर्ट, सब वहां जाके एक के बाद एक कह रहे हैं, डाइवर्शन करते हैं कुडमकुलम को दिखा करके। लेकिन जो मुल्ले पेरियार इश्यू अलग है, कुडमकुलम इश्यू अलग है, दोनों इमोटिव इश्यू है, दोनों को सुलझाना पड़ेगा, दोनों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, दोनों इमोटिव इश्यूज है। इसमें देखिए आपने सब लोग एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल इश्यू बोलते, इस छोटे छोटे इश्यू से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को अंदर क्यों नहीं आ रहे? इसी के वास्ते पानी किसे आप झगड़ा कर रहे हैं, गैस से झगड़ा कर रहे हैं, कृष्णा गोदावरी से, फिर धूप से झगड़ा कर रहे हैं, इस नेचुरल रिसोर्सेज से क्यों झगड़ा बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं? जो तेलंगाना कर रहे हैं, इसीलिए तो केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो सब भारतीय इन्वॉल्व है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे देश, और दूसरे देश भी हो तो क्या हुआ, है तो मुद्दा मानवता का। अभी देखिए, जितने राइट थिंकिंग लोग केरल में थे, उन्होंने कंडेम किया कि मुल्ला पेरियार में कुछ लोगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो है पुतला फूका, उसका पूरा आलोचना, तीखा आलोचना हुआ है और वो गलत हुआ था। और उसी तरीके से अब DMK में वाइको साहब कह रहे हैं कि 21 तारीख को कोई बस को जाने नहीं देंगे। ये सब इस तरह की चीजों को, बिल्कुल दोनों सिस्टर स्टेट्स हैं और सदियों, कितने पता नहीं अनादिकाल से वो एक साथ रहे हैं, और एक पानी को लेकर उनमें ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम सब एट द एंड ऑफ द डे एक ही मुल्क। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर रास्ता है तो एक बहुत पहले से ही इस देश में चर्चा चली है, और NDA के कार्यकाल में भी कुछ काम हुआ, और बेटवा वगैरह जो नदी का लिंक बना था, एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। UPA सरकार 1 में जरूर उसमें कुछ आगे बात बढ़ी भी थी, केन बेटवा को साथ में लाने का, और उसी को एक तो उसको आगे लाने की जरूरत है। दूसरा जो है, ये स्टेट लिस्ट से हटा के या तो कम से कम सेंट्रल लिस्ट में, लंबी चौड़ी बात है सर, लंबी चौड़ी बात है, इसको जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है। देखिए, यहां में मुल्ला पेरियार की बात नहीं, आपने ओवरऑल बात कही है इस तरह की समस्याओं का। जहां तक मुल्ला पेरियार का सवाल है, देखिए, अगर अभी केंद्र ने कोई केरल के पक्ष में फैसला लिया तो राजगोपालन साहब खड़े होकर कहेंगे कि ये AIADMK को नीचा दिखाने के लिए किया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कमिटी है, एम्पावर्ड कमिटी का, जल्दी से जल्दी फैसला आए और जल्दी से जल्दी जो है उस पर कार्रवाई हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो दोनों राज्य एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अदरवाइज उसमें राजनीतिक मतलब निकाला। मैं एक बार फिर ओरिजिनल मुद्दे पे जाना चाहता हूं, जहां से हमने शुरू करी थी बात की। ये मुद्दा पानी का है कि सिक्योरिटी का है? क्योंकि पानी बांटने की बात नहीं, कोई एक स्टेट कह रहा हो कि साहब हम पानी नहीं देंगे, आप कैसे ले रहे हैं हमारा पानी। एक स्टेट कह रहा है कि हमारे लोगों की जान माल का खतरा है। नहीं, वो तो है, लेकिन जड़ में तो अब तमिलनाडु जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन तो इसी बात की ले रही है कि हमें पानी नहीं मिलेगा।
तो उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको पानी मिलेगा, आपको पानी रोकने में कोई ये नहीं कह रहे कि हम इससे पानी क्या नहीं प्रॉब्लम है? देंगे। इससे क्या प्रॉब्लम है राजगोपालन साहब इस नहीं, अश्योरेंस सुरेश- से कि अगर सुरेश पानी से मिलेगा और वो सुरेश से नया मैं डैम सहमत बनाएंगे नहीं तो हूं। क्या प्रॉब्लम है? सुरेश बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बोलने की शुरू कर रहे, जानबूझ करके तमिलनाडु को नीचे कराने वास्ते उसमें अभी कांग्रेस उसमें तो एकदम 5 एमएलए आया है, उसमें राजनीतिक है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। इसमें लीगल जितना भी लीगल बोलिएगा, आंध्रा से गैस, तमिलनाडु से पानी, केरला से डैम, पूरी की पूरी सदर्न स्टेट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उधर भी नहीं आएगी, इधर भी नहीं आएगी। ये झगड़ा बार बार बोलने में मुझे उसी नजरिया से डर है। बाकी ये एमओटी विषय को सुलझाना पड़ेगा, इसको ठंडा करना पड़ेगा। मैं इधर जरूर ऐड करना चाहता हूं, ये सिर्फ केरल में कांग्रेस ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। जो विपक्षी जो सशक्त विपक्ष है कम्युनिस्ट पार्टीज का, जिनका जरा 2 संख्या कम है बहुमत से, और वो जो है वो इनके साथ पूरी तरह है। स्पेशल असेंबली का सेशन हो रहा है जिसमें एक मत से प्रस्ताव पारित होगा, तो तमिलनाडु की स्पेशल असेंबली भी होगी, तमिलनाडु की स्पेशल असेंबली भी होगी, देखिए स्पेशल असेंबली भी कन्वीन किया जाएगा। परियार बांध का मुद्दा कितना उलझा हुआ है तमिलनाडु और केरल के बीच में, वहां के राजनेताओं के बीच में और लोगों के बीच में जिस तरह की शायद गर्मी या तनाव इस मुद्दे को लेकर उत्पन्न हो सकता है, वो स्टूडियो में भी दिखा रहा संजीव जी। स्टूडियो में भी देखा 2 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। और मैं बस यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग सब कि इसका एक ऐसा हल निकाला जाएगा जो सबको सम्मान्य हो। शायद सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी के पास उसकी चाबी है उस हल की। लेकिन फिलहाल फोकस में हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सब शामिल हुए इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को देश के सबसे बड़े और आपके अपने टेलीविजन न्यूज नेटवर्क पे देखा, आपका भी बहुत आभार।